आपको सोशल मीडिया पर स्पेशली यूट्यूब पर इस तरह के वीडियो कभी ना कभी जरूर दिखे होंगे। अक्सर इन वीडियोस में आप देखोगे मिलियंस में व्यूज आते हैं और इन वीडियोस पर क्लिक करो तो पता चलता है तरह तरह के बॉडी पेन को ये लोग चुटकियों में ठीक कर देते हैं। बस एक जगह पेशेंट को लिटाते हैं, उसकी स्पाइन की हड्डियां चटकाते हैं और पेशेंट एकदम खुश हो जाता है। आज इन्हीं वीडियो के पीछे की सच्चाई आपको बताऊंगा। इस तरह के ट्रीटमेंट को दरअसल कायरोप्रैक्टिक बोलते हैं और जो लोग इसे परफॉर्म करते हैं उन्हें बोला जाता है कायरोप्रैक्टर्स। कुछ कायरोप्रैक्टर्स यहां तक क्लेम कर देते हैं कि भैया आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो, ये लोग आपकी स्पाइन को चटका के उसे ठीक कर सकते हैं। ये काफी सीरियस और बहुत बोल्ड क्लेम है, लेकिन कई सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स इस बात से अग्री नहीं करते। वो बोलते हैं कि एक्चुअल ग्राउंड पर इनके जो बड़े बड़े क्लेम्स हैं उसको कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। इसी वजह से कायरोप्रैक्टिक जो ट्रीटमेंट है वो पूरी दुनिया में बहुत कंट्रोवर्शियल माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ कई सारे पेशेंट्स जो इन प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं वो कहते हैं भैया हमें तो बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और धीरे धीरे अगर आप देखो इसकी पॉपुलैरिटी भी सोशल मीडिया में बढ़ती जा रही है। अब आप समझ रहे होंगे इशू कितना कॉम्प्लेक्स है और इसीलिए इसको डिटेल में समझने की जरूरत है। तो ये वीडियो काफी डीप होने वाला है, जरा ध्यान से देखना और आगे शेयर भी कर देना। You do not need a chiropractor to treat your back pain. It feels weird at first because there's a lot of pressure, but it's pulling your neck, literally pulling your neck. Chiropractic manipulation treats the symptoms and not the pathology. They don't have to have a background in education in those things, and they're calling themselves a doctor. I don't want the bullshit doctor. I want the guy who knows what he's talking about. देखो कायरोप्रैक्टिक बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिनल प्रैक्टिस है। इसके जो बेसिक बिलीफ क्या कहते हैं ये जानने के लिए मैं आपको एक रिसर्च पेपर से दो चार बातें कोट करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इनके बेसिक बिलीफ में पहला आता है कि हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है ये हमारी स्पाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। दूसरा बिलीफ है कि अगर हमारे स्पाइन में कोई डिसऑर्डर आ जाए, जिसे ये लोग सबलक्सेशन बोलते हैं, तो इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ भी खराब हो जाती है। तीसरी बात ये बोलते हैं कि अगर ये डिसऑर्डर या सबलक्सेशन को हम फिक्स कर दें तो हमारी हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी और यही काम कायरोप्रैक्टर्स करते हैं, स्पाइन को एडजस्ट करके अपनी अपनी तरह से। अब इसके अलावा कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में एक वाइटलिज्म का कॉन्सेप्ट भी चलता है। वाइटलिज्म बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये लोग कहते हैं कि भाई जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर एक इनेट इंटेलिजेंस होती है, यानी कि हमारी बॉडी खुद को खुद से ही हील कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट खराब है तो वहां पर ये जो बॉडी की इंटेलिजेंस है उसका बस फ्लो रुका हुआ है, और चूंकि ये सारा का सारा इंटेलिजेंस हमारी स्पाइन के थ्रू फ्लो होता है तो इनका बिलीफ है कि अगर स्पाइन को एडजस्ट कर दिया जाए और इस फ्लो को नॉर्मलाइज कर दिया जाए तो शरीर की कोई भी बीमारी ठीक की जा सकती है। ये जो वाइटलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये 18th सेंचुरी में एक सूडो साइंस मान लिया गया था। मेजर जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरी मेडिकल फील्ड में हुई है वो इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ऑपोजिट जाती हैं। तो अब ये सवाल आता है कि भैया कायरोप्रैक्टिक के जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है ये कहां से निकल के आ रही, कैसे डेवलप हुई? भैया इसके लिए आपको हमारे साथ 1895 में चलना पड़ेगा। डेनियल डेविड पामर यानी डीडी पामर, इनको कायरोप्रैक्टिक का इन्वेंटर माना जाता है। ये दरअसल एक मैग्नेटिक हीलिंग के प्रैक्टिशनर थे जिसे भी एक सूडो साइंटिफिक मेथड माना जाता है। अब इनके अकॉर्डिंग एक बार इन्होंने सबसे पहली बार विलियम हार्वी लिलर्ड के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। विलियम को दरअसल पिछले 15-17 सालों से कान में कम सुनाई देता था, तो डीडी पामर ने उनकी बैक में कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करे कि जादू हो गया। विलियम की जो सुनने की क्षमता थी वो वापस आ गई। पामर का ये क्लेम है कि एडजस्टमेंट उन्होंने बड़े ही प्रेसाइज तरीके से किया था, इतना प्रेसाइज कि क्लेम करते हैं कि बाकी और कोई दुनिया में नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ लोगों का क्लेम है कि इन्होंने एडजस्टमेंट तो कोई किया ही नहीं था, बल्कि किसी जोक पर हंसते हुए एक मोटी सी किताब विलियम की पीठ पे मारती थी और उसके कुछ दिनों बाद विलियम की हियरिंग इंप्रूव हो गई। मतलब जरूरी नहीं कि इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन भी रहा हो, लेकिन भैया रियल स्टोरी जो भी हो, विलियम का जो स्पाइनल एडजस्टमेंट की स्टोरी है वहीं से एक तरह से माना जाता है पूरे की पूरी कायरोप्रैक्टिस वाली चीज का इन्वेंशन हुआ। अब मैंने जो आपको कायरोप्रैक्टिक के जो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे वो भी पामर ने ही दिए थे। इन्हें इनफैक्ट पामर पोस्टुलेट्स कहा जाता है। और बॉडी के अंदर जो इनेट इंटेलिजेंस वाला कॉन्सेप्ट था ना उसमें भी पामर बहुत ज्यादा यकीन करते थे। पामर का ये मानना था कि हमारी स्पाइन हमारी ओवरऑल हेल्थ से काफी क्लोजली कनेक्टेड है। अगर आप अपनी स्पाइन में देखो तो 33 बेसिक कॉलम्स होते हैं वहां पर। पामर कहते थे कि जो हमारे शरीर की 95% बीमारियां हैं वो इन्हीं कॉलम के डिस्प्लेसमेंट होने से होती हैं, और बाकी जो 5% बीमारियां हैं वो भी बाकी जॉइंट्स में इस तरह की डिस्टर्बेंस या सबलक्सेशन होने की वजह से हो जाती हैं। अब कायरोप्रैक्टिक इन्होंने इन्वेंट करा 1895 में। इसके 2 साल बाद यानी 97
1911 में ही पामर ये चीज दूसरे लोगों को सिखाने लगे। इन्होंने पामर कॉलेज ऑफ कायरोप्रैक्टिक भी ओपन कर दिया। पूरी दुनिया में आज के टाइम भी ये सबसे पॉपुलर इंस्टीट्यूट है और धीरे धीरे अमेरिका में कायरोप्रैक्टिक का जलवा भी शुरू हो गया। कई सारे और इंस्टीट्यूट खुलने लगे। पामर ने भी एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर आया 1906। उस टाइम पर अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने इन्हें पनिश करा, कहा कि आप बिना डिग्री के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इन्हें जेल जाना पड़ा। इस इंसिडेंट का इंपैक्ट पामर पर काफी डीपली हुआ। इन्हें लगा कि भैया अगर हम एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो क्यों ना हम इसको एक रिलीजन की तरह चलाएं। ये बड़ा सीरियसली इस बात को कंसीडर कर रहे थे। ये बात हमें तब पता चली जब एक लेटर निकल के आया जो उन्होंने 1911 में P.W. जॉनसन को लिखा था। ये लेटर पहली बार तब बाहर निकल के आया जब 1995 में इनके आर्काइव्स को चेक किया गया। डी पामर ने इस लेटर में लिखा कि उनको कायरोप्रैक्टिक का जो ज्ञान है वो किसी सुपर नेचुरल पावर से मिला था और ये कायरोप्रैक्टिक को एक रिलीजन की तरह एस्टैब्लिश करने के बारे में सीरियसली कंसीडर कर रहे थे। इस लेटर के 2 साल बाद डी पामर की डेथ हो गई और इसके बाद इनके बेटे बीजे पामर और अगली 2-3 पीढ़ियों ने ही इनके जो स्कूल वगैरह हैं उनको संभाला है और कई सारे नए कायरोप्रैक्टिक कॉलेजेस भी ओपन किए हैं। तो ये तो हो गई भैया बात इनकी हिस्ट्री की। अब कायरोप्रैक्टिक की ओरिजिन स्टोरी आप सुन के कह रहे होंगे कि भाई काफी क्रेजी लगती है सुन के, और इसकी जो इफेक्टिवनेस है उस पर भी काफी सारे बड़े बड़े डाउट सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन फिर भी आज के टाइम पर बहुत सारे लोग कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करवाते हैं। तो सवाल ये है कि भैया ऐसा हो क्यों रहा है? वेल, इसके पीछे जितना हमें समझ में आया अपनी रिसर्च में 3 मेजर रीजन निकल के आते हैं। पहला रीजन है दर्द का हाल। अब इनेट इंटेलिजेंस वाला आइडिया तो देखो, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से शरीर में सारी बीमारियां क्योर हो जानी चाहिए, लेकिन हमें ऑनलाइन ऐसा नहीं दिखा कि पेशेंट अपने बाकी शरीर की बीमारियां इस एडजस्टमेंट से ठीक करवाने जा रहे हो। जनरली लोग आजकल अपने पेन को ठीक करवाने के लिए कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करवा रहे हैं, मोस्टली बैक, लेग, हैंड और नेक वाले पेन को लेकर। मोस्टली ये पेशेंट्स वो होते हैं जो कोई सर्जरी नहीं करवाना चाहते, कोई दवाई नहीं खाना चाहते और एक्सरसाइज के जरिए अपना पेन ठीक करना चाहते हैं। इसीलिए कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट को वो चूज करते हैं और ऐसे कुछ केसेस में मसाज या स्पाइनल मैनिपुलेशन से लोगों को आराम भी मिलता है। बॉडी मसाज से अक्सर जो भी आपका टारगेटेड एरिया होता है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं और इससे कहीं ना कहीं लगता है कि पेन में रिलीफ हो रही है। और मॉडर्न कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में अगर आप देखें सिर्फ स्पाइनल मैनिपुलेशन तक लिमिटेड नहीं रह गया। आप कुछ कायरोप्रैक्टर्स एक्सरसाइज थेरेपी, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन एडवाइस, डाइट में चेंजेस, ये सब भी देते हैं जिससे पेशेंट्स को फायदा नजर आता है। दूसरी बात है कि ये चीज सस्ती है और इजी है। देखो, कन्वेंशनल मेडिकल प्रैक्टिस में सर्जरी होती है या ड्रग दिए जाते हैं, उसमें बड़ा खर्चा आता है। कायरोप्रैक्टर्स के पास कुछ विजिट में लोगों को लगता है कि हमारा पेन ठीक हो जाएगा और ये बात लोगों को बड़ी सिंपल लगती है और लगता है कि भाई ये इजीली एक्सेसिबल भी है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भी आता है कि भैया ये बिग फार्मा वाले तो कोई स्कैम कर रहे हैं, इसलिए वो मॉडर्न मेडिसिन से बचने के लिए कायरोप्रैक्टिक जैसे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को चूज करते हैं। इसीलिए आप भी नोटिस करोगे कि काफ़ी सारे जो कायरोप्रैक्टर्स हैं वो ट्रेडिशनल मेडिसिन को अपोज करते हुए दिख जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर सिडनी विलियम्स जो कि नेशनल कायरोप्रैक्टर्स एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन भी रह चुके हैं। वो कन्वेंशनल मेडिसिन के बिलीवर्स को कॉन्स्पिरेटर बुलाते हैं और तो और ये जर्म थ्योरी को भी डिनाई कर देते हैं। इनफैक्ट कायरोप्रैक्टिक के जो फाउंडर थे डी पामर, वो खुद भी वैक्सीन को लेकर बहुत बड़े सपोर्टर नहीं थे। अभी कोविड-19 के दौरान भी कई सारे कायरोप्रैक्टर्स देखे गए जो वैक्सीन के अगेंस्ट बात कर रहे थे। तीसरा रीजन समझ में आया हमें कि अब तो आदत सी है मुझको। इस रीजन के अंदर क्या होता है, कायरोप्रैक्टिक जो ट्रीटमेंट है थोड़ा सा एडिक्टिव हो जाता है कई लोगों के लिए। जब हमारे जॉइंट्स को क्रैक किया जाता है ना, तो एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, बड़ा एक प्लेजर मिलता है और कई बार ये जो क्रैकिंग वाली फीलिंग है ना, इससे हमें लगता है हमारा पेन ठीक हो रहा है, जिस वजह से धीरे धीरे ना ये एक न्यूरोलॉजिकल लूप में बदल जाता है और लोगों को इसकी आदत पड़ने लगती है। लोग हर वीक कायरोप्रैक्टिक विजिट अपने शेड्यूल करवा लेते हैं, अपनी पीठ क्रैक करवाने जाते हैं और उन्हें बड़ा मजा आने लगता है। अब देखो, मोमेंटरली तो इससे प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है, लेकिन जनरली डॉक्टर्स का ये व्यू है कि भाई इससे कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता है और यहीं से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी शुरू होती है, क्योंकि अगर आप देखें कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जो लोग ले रहे हैं उसमें सबकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई फायदा नहीं मिलता है और इससे भी ज्यादा कंसर्निंग बात यह है कि कहीं कहीं लोगों को ज्यादा नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप केटलिन का केस देख सकते हो। केटलिन जेनसन एक 29 ईयर ओल्ड अमेरिकन सिटीजन है। लास्ट ईयर वो अपने बैक पेन को ट्रीट करवाने के लिए कायरोप्रैक्टर के पास पहुंची। कायरोप्रैक्टर ने कहा कि भैया आप अपनी नेक एडजस्ट करवा लो। इस नेक एडजस्टमेंट के तुरंत बाद अचानक से सीवियर रिएक्शन दिखने लगे, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। बाद में पता चला कि इस कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट की वजह से उनके नेक में 4 आर्टरीज डाइसेक्ट हो गई थी। उन्हें कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक और ब्रेन इंजरी तक हो गई। बाद में इनकी जान तो बच गई, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से
पैरालाइज्ड हैं। Is seeing her brand new home for the first time. कुछ बड़ा सिमिलर सा इंसिडेंट एक फॉर्मर बैंक मैनेजर जॉन लॉलर्स के साथ भी हुआ था, जब कई बार मना करने के बाद भी उनके कायरोप्रैक्टर ने उनकी नेक एडजस्ट करने की कोशिश करी तो उनका नेक ही टूट गया और इवेंचुअली उनकी जान चली गई। अब ये तो वो कुछ केसेस हैं जो आप गूगल सर्च करने पे ढूंढ सकते हो, ऐसे आई एम श्योर बहुत सारे केसेस होंगे जिनके बारे में शायद हमें पता ही ना चलता हो। ऐसा मुझे इसलिए और भी लगता है क्योंकि कायरोप्रैक्टिक के बारे में गूगल सर्च करने पर मेन स्ट्रीम मीडिया में काफी कम आर्टिकल नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि कोई इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। ये पर्सनली मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज भी लगा, लेकिन फिर मैंने पढ़ा कि द गार्जियन नाम के एक न्यूज़पेपर में जब सिमोन सिंह ने कायरोप्रैक्टिक को लेकर 2008 में एक क्रिटिकल आर्टिकल लिखा तो ब्रिटिश कायरोप्रैक्टिक एसोसिएशन ने उस ऑथर पे ही केस कर दिया था और इस आर्टिकल को डिलीट तक करना पड़ा था। बाद में कायरोप्रैक्टिक एसोसिएशन ये केस वापस ले लेती है और ये आर्टिकल इनकी वेबसाइट पर वापस आ जाता है। अब आर्टिकल्स के अलावा मैंने कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट वाले काफी वीडियोस भी देखे। इसमें कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जहां पर वाई स्ट्रैप एडजस्टमेंट किया जाता है। इसमें लिटरली लोगों की नेक के बीच में एक वाई शेप की स्ट्रैप बांध के जोर से खींचा जाता है। अब इस तरह के एडजस्टमेंट पर काफी सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने रिएक्शन वीडियोस बना रखे हैं और वो कहते हैं कि भैया ये काफी ज्यादा अनसेफ प्रोसेस है। एक और कॉमन चीज है जो कायरोप्रैक्टिक वीडियोस में आपको दिखेगी, वो है इनका परफॉर्मेटिव नेचर। सबसे पहली बात आप इनके थंबनेल में नोटिस करोगे कि मोस्टली एडजस्टमेंट वाले जितने भी वीडियोस में सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं ना, वहां पर पेशेंट हमेशा एक लड़की होती है। इनके कमेंट सेक्शन में भी आप जाके देखो तो आप जानोगे कि भैया ऑडियंस वहां पर तरह तरह के बड़े स्लीजी कमेंट्स कर रही है। ये सारे कमेंट आई एम श्योर ये प्रैक्टिशनर खुद भी पढ़ते होंगे, मगर फिर भी ये नए नए बिल्कुल सिमिलर तरह के वीडियोस बिल्कुल सिमिलर तरह के थंबनेल के साथ अपलोड करते रहते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि भैया इन वीडियोस का एग्जैक्ट पर्पस क्या है। काफी सारे कायरोप्रैक्टर्स जो ट्रैकिंग साउंड आता है ना उस पर बड़ा फोकस करते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए अपने हाथ में तक माइक बांध लेते हैं। पर्सनली मैं जितने भी डॉक्टर्स को जानता हूं अपनी लाइफ में, वो परफॉर्मेंस करने से ज्यादा एक्चुअल बीमारी को डायग्नोस करके उसे ठीक करने में फोकस करते हैं। लेकिन कायरोप्रैक्टिक प्रैक्टिशनर्स के वीडियोस को देख के ऐसा लगता है कि ये इलाज से ज्यादा कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस पर कुछ ज्यादा ही फोकस करते हैं। एक्चुअली लास्ट वीक से ना मेरी यूट्यूब की फीड में बहुत सारे इंडियन और बाहर के कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट वाले वीडियोस सजेस्ट हो रहे थे, तो मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट आया। मैंने कुछ वीडियोस ऐसी देखी जिनमें इनके बारे में बताया गया था। फिर मैंने इनके ओरिजिन पढ़ना शुरू करा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं कहा भाई ऐसी ओरिजिन स्टोरी है इनकी। मैंने ऐसे कई सारे लोगों के कमेंट भी पढ़े जो ये कहते हैं कि भैया कायरोप्रैक्टिक तो बिल्कुल स्कैम है, फ्रॉड है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी लिखते हैं कि भैया कायरोप्रैक्टिक से उनको बड़ा फायदा मिला। अब देखो मैं पर्सनली कभी किसी कायरोप्रैक्टिक से मिला नहीं हूं, जितना कुछ मुझे ऑनलाइन दिखा वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्या आप मिले हो? आप क्या सोचते हो इस पूरी की पूरी प्रैक्टिस के बारे में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं बहुत क्यूरियस हूं उसके बारे में। और ऐसी और कौन सी टॉपिक्स है जिनके बारे में आप वीडियोस देखना चाहते हो मुझे कमेंट में बता देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।